किया जा सके, ये कह के कि जी देखें इसमें तो लोगों ने इलेक्शन में सियासी जमातों ने हिस्सा ही नहीं लिया। उसके बाद एक चिंगारी छोड़ी गई हाई कोर्ट की तरफ से कि जो कोटा सिस्टम है इसको बहाल कर दिया जाए, और वो बहाल करवाने के बाद जिस कोटा सिस्टम को खुद शेख हसीना ने खत्म किया था 2018 में, उसको बहाल करवा के एक चिंगारी छोड़ी गई और फिर पूरे बन में आग लगवाई गई, और उसके अंदर जमात इस्लामी और राइट विंग बीएनपी की ऑर्गेनाइजेशन और उनके गुंडों के जरिए जिस तरह से इस तहरीक को फिर हाईजैक करवाया गया। और फिर ये नहीं मानता कि ये सिर्फ गुंडे हैं। सॉरी लिख दिया मिर्जा जी, आई एम सॉरी, मिर्जा जी आई एम सॉरी, मैं ये नहीं मान सकता कि ये सिर्फ गुंडे हैं। राहुल देव जी भी जुड़ रहे हैं, ओमकारेश्वर जी भी जुड़ रहे हैं, दीपक चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन विनय सिंह जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, विनय बाबू लेखक हैं, आपके किताबें पढ़ते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत क्लोज रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है, सिक्योरिटी रिलेशंस है, वो बहुत करीब रहे। लेकिन इस समय जो हो रहा है, इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक ग्राफिक्स है, वो ग्राफिक्स चलाइए किस तरह से भारत इस समय इस एनार्की भरे देशों से घिरा हुआ है। आप ये बात समझिए, आप बात समझिए, बांग्लादेश में पहली बार विनय बाबू 1975 में जब मेजर फारूक रहमान और मेजर राशिद ने किसको मारा, बंगबंधु को मारा। मेजर मतलब ये दो मेजर थे, मेजर फारूक रहमान एंड मेजर राशिद ने, इन दोनों ने द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट और फाउंडर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान साहब को मारा, उनका असैसिनेशन किया। फिर 1975 में ही उन दोनों का न्यू गवर्नमेंट सेटअप बाय मेजर रहमान एंड मेजर रशीद वाज ओवरथ्रोन बाय हुम, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ। फिर उसी 1975 में ब्रिगेडियर मुशर्रफ को, दर्शकों, उन्हीं के सोल्जर्स ने मार दिया। जनरल जियाउर रहमान टेक ओवर कर लेते हैं। फिर 1981 जनरल जियाउर रहमान, जिनकी धर्मपत्नी है कौन, खालिदा जिया, और इस समय मेजर ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको 1981 में मार दिया जाता है। और फिर 1982 में जनरल एचएम इरशाद बनते हैं, फिर 2006 में, और अब 2006 के बाद 2024। बांग्लादेश के लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन भारत के लिए, और ये जो मैप है ये आप विनय सिंह जी के साथ और बाकी एनालिस्ट के साथ रख सकते हैं, किस तरह से भारत इस समय घिरा हुआ है इस सब अनार्की भरे देशों से। हम एक पाकिस्तान से परेशान थे, ये बांग्लादेश हमने इसलिए बनाया था, भारत का ही देन है कि पीस रहे, शांति रहे। विनय जी, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग? ऐश्वर्य भाई, दो तरह के हस्तक्षेप होते हैं देशों के जी। हमारे आसपास 3 देश हैं। पाकिस्तान एक है जो देश रहा ही नहीं या रहेगा नहीं कुछ दिनों बाद, इतना कॉन्फ्लिक्ट है अंदर बाहर सब जगह से। चाइना है, डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक है, ऑटोक्रेसी है पूरी तरीके से। तीसरा बांग्लादेश है, जिसमें भारत के हस्तक्षेप के कारण शांति आई थी, एक सरकार बहाल हुई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो ऐसा नहीं था कि पूरा बांग्लादेश आज़ादी के पक्ष में था। एक बड़ा हिस्सा वहाँ था, बड़ा मतलब कि आधा से कम था, लेकिन संख्या फिर भी ठीक ठाक थी, जो इस पक्ष में थे कि नहीं, हम पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस है वो रहना चाहिए, भले ही वहाँ की बच्चियों के साथ जो हुआ, वहाँ के महिलाओं के साथ जो हुआ, वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो हुआ, वहाँ बाकी लोगों के साथ जो हुआ, वो उनको सहनीय था, लेकिन पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी जो शांत बांग्लादेश था आज अशांत हुआ है, तो भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। एक बात मैं ऐश्वर्य भाई बता दूं आपको कि वेस्टर्न मीडिया का देखने लायक है रुख। अभी अपने पैनल में भाई साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से वेस्टर्न इंटरवेंशन या एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बातचीत है, तो ये प्रोटेस्ट बहुत ऑर्गेनिक नहीं दिखता है। वेस्टर्न मीडिया का जिस तरीके से रुख देखते हैं हम, तो हमको लगता है कि एक इकोसिस्टम एक्टिव है। जिस तरीके से खालिदा इनको अभी नहीं, पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं विनय भाई, दिस इज ओवर एंड बियॉन्ड मीडिया। बांग्लादेश के युवा ढाका की सड़कों पे निकले हुए हैं, दीपक जी, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी, ये बांग्लादेश की सड़कों पे है। ये भारत, ये जैसे हम भारत के युवा को भारत का भविष्य कहते हैं, ये बांग्लादेश का भविष्य है, ये बांग्लादेश का भविष्य है, ये युवा है। आप इसमें देखेंगे 17-18 साल से 30 साल के आदमी और औरतें, युवक और युवतियां सड़कों पे हैं ऑन इश्यूज। वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। जो अभी मिर्जा जी ने कहा कि दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड, इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स का, उन्होंने CIA का नाम ले लिया, उन्होंने चाइना का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूं फॉरेन पावर्स कैन डू दिस, तो भारत क्या कर रहा था? नाम नहीं लिया, नहीं तो भारत क्या कर रहा था? भारत भी तो कंट्रोल कर सकता था। भारत, हम कहते हैं कि भारत इज ऑल्सो अ ग्रोइंग पावर। हमारे भी अपने एसेट्स हैं वहां, हमारे पास भी जानकारी होगी कि क्या ब्रू कर रहा है, हम भी इसको कंट्रोल कर सकते थे। ऐश्वर्य भाई, एक तो
जमाते इस्लामी बांग्लादेश का जिक्र आया। आप समझ लीजिए कि जमाते इस्लामी हिंद होता था पहले, जब भारत बटा तो जमाते इस्लामी पाकिस्तान हो गया, बाद में बांग्लादेश बना तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश हो गया। ये तीनों जमात एक ही हैं। टेक्निकली पूछिएगा इनसे तो तीनों एक दूसरे को बोलेंगे नहीं जी जमाते इस्लामी बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, हम अलग हैं। ये तीनों के तीनों वही हैं। भारत मजबूत देश है तो यहाँ उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है, बांग्लादेश कमजोर है साबित हुआ अभी थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हावी हो गए। इनकी मंशा है उस देश को जो बांग्लादेश है उसको फिर से पुनः पाकिस्तान बना देने का। जिस तरीके से क्योस और एनार्की थी पहले, उसी तरीके से एनार्की और क्योस ला देने का। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, बांग्लादेश का टेररिस्ट आउटफिट है जो भारत में भी एक्टिव था, पश्चिम बंगाल के कई एरियाज में एक्टिव था। भारत ने तो उसको कंट्रोल किया ही, और शेख हसीना के समय में भी जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश पे काफी कार्रवाई हुई। एक गौर करने वाली बात है कि इस प्रोटेस्ट में जो पेट्रोल छिड़कने का काम हुआ है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के बैनिंग का भी हुआ है। एक टाइमली, हम तो नहीं बोलेंगे लेट कदम है, बहुत पहले ही शेख हसीना जी को इसको बैन करना चाहिए था। लेट है, हमको लगता है कि शायद थोड़ा सॉफ्ट हो गई या थोड़ा टाइमली एक्शन नहीं हुआ। ऐसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, अजीत डोवाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी वहां एक तरफ एस जयशंकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं पार्लियामेंट के पीएमओ के दफ्तर में, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। दीपक चौरसिया जी, ऑफिशियली भारत का यह स्टैंड है कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ आई कैन हैव द ग्राफिक ऑन एयर अगेन, किस तरह से ढाका से हमने उनको सुरक्षित निकाला है, अगरतला लाए, अगरतला से बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन में, जिसको 2 सिक्योरिटी प्लेन दी है, पूरे 2 जेट फाइटर्स का एस्कॉर्ट देके शेख हसीना जी को दिल्ली लाया गया है। जानबूझ के उनको T3 पे भी उतारा जा सकता था, लेकिन हिंडन पे रखा गया दीपक जी। और उसके बाद भारत कह रहा है हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कीप अ न्यूट्रल फेस, पर हम शेख हसीना को एक सेफ एग्जिट तो दे रहे हैं या एक सेफ पासेज तो दे ही रहे हैं। दीपक जी, अजीत डोवाल मिलने पहुंचे अभी शेख हसीना जी से। देखिए, मैं राहुल देव जी अजीत डोवाल से उनका मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबको पता है अजीत डोवाल न केवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बल्कि अजीत डोवाल जो है प्रधानमंत्री के बेहद विश्वस्त सहयोगियों में से एक है। उनकी कोर टीम के मेंबर है और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने जो ग्राफिक दिखाया वही अपने आप में पूरी कहानी कहता है। आप देश उठा लीजिए, नेपाल, चीन से तो हम लगे ही हुए हैं, इसके अलावा मालदीव, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान, ये जो सारे देश हैं इनके अंदर जो अस्थिरता का चक्र